Thank you, Meenakshi ji and Surajit Majumdar, and thanks to the JNU community for organizing this meeting. I am here on behalf of the CPIM. और पहले तो मैं आप सबके साथ एकजुटता प्रकट करती हूँ। JNU-SU के जो छात्र हैं और जो JNU के जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके साथ भी एकजुटता प्रकट करने का आपने मुझे मौका दिया है। इनका संघर्ष एक बहुत बहादुराना संघर्ष रहा है और जिस तरह दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर हमले किए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अभी हमें पता चला कि JNU की जॉइंट सेक्रेटरी दानिश के उन्होंने ऐसे मारा कि उनका टांग ही टूट गया, फ्रैक्चर हुआ, अभी प्लास्टर में है। और ये सब मेल पुलिस थे और लड़कियों के साथ जो पुलिस की बदतमीजी रही है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। आज भी हमारे एक साथी विकी कुमार जेल में बंद है, उनकी रिहा के लिए हम लोग मांग करते हैं। और ये पूरा संघर्ष जिस बुनियादी आधार पर है, एक संविधान को बचाने का जो आधार है, जो इस यूनिवर्सिटी में कास्टिज्म के खिलाफ जो इसका आधार है, ये JNU के स्टूडेंट्स के बयान है। जितने भी लाठी मारो, जितने भी हमें जेल में भेजो, हम जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। इसके लिए मैं आपको सबको सलाम करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक ये व्यक्ति का सवाल है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटीज का भी एक मुद्दा है, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का भी एक मुद्दा है। और इसलिए साथियों, ये पुलिस के खिलाफ संघर्ष हमारा वो एक हिस्सा है इस संघर्ष का। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, इस समय वाइस चांसलर की रेजिग्नेशन की, जाति प्रथा की बचाव करने वाले वाइस चांसलर की एक रेजिग्नेशन की जो आपकी मांग है, उसके समर्थन में आज हम लोग सब खड़े हैं। और इस सवाल को JNU एक मिसाल है, क्योंकि हर जगह इस प्रकार की जातिवादी प्रथा चल रहा है। अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में, whichever direction you turn, whichever path you take, you will see the monster of caste। लेकिन खेद की बात, दुख की बात और आक्रोश की बात यह है कि आपकी JNU की जो वाइस चांसलर है, वो उस मॉन्स्टर के साथ दोस्ती कर रही है। अंबेडकर ने कहा, you will never have political reform, you can never have economic reform until you kill the monster। 2026 की भारत में वो कास्ट की मॉन्स्टर, in any direction you turn, the monster of caste is present। I want to tell the Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, it is you who are living in an imaginary world। It is you with your Manuvadi spectacles who cannot see the monster of caste which is destroying the Constitution of India and the constitutional guarantees of India। क्या है जो एक VC ये कह सकती है? सुरजीत ने उसकी पूरी कोटेशन बताई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन सोचा नहीं जा सकता है
कोई वाइस चांसलर कहे कि विक्टिमहुड का एक नशा है, आप राधिका वेमुला को बोलो कि उनकी बेटी जो हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशनल मर्डर का शिकार बने, इस कास्ट मॉन्स्टर की तहत अब राधिका वेमुला की आंख में आंख मिलाकर बोलो शी इज लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड। शेम ऑन दिस वाइस चांसलर, शेम ऑन दिस वाइस चांसलर। टॉक टू डॉक्टर पायल्स मदर who is today before the Supreme Court। 2025 के जो केस की बात सुरजीत ने कहा, ये राधिका और पायल की मां की केस है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि 2012 की जो आपकी इक्विटी की गाइडलाइंस है वो नाकाफी है, इसको और मजबूत करो। एक साल में यूजीसी ने कोर्ट की आदेश पर यूजीसी गाइडलाइंस, नए गाइडलाइंस लाए हैं 2026 में, ये कोर्ट के आदेश है। तो कोर्ट भी इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे थे क्या? और ये गाइडलाइंस में बहुत कमियां हैं। हमने डिमांड किया है रोहित वेमुला एक्ट, पार्लियामेंट में ये मांग उठी है। जो कमिटीज है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में, वहां रोहित वेमुला एक्ट की डिमांड की गई है। और रोहित वेमुला एक्ट का आधार है एक लीगल मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के आधार पर जवाबदेह हो डिस्क्रिमिनेशन को साफ करने के लिए, जो यूजीसी गाइडलाइंस कमजोर है। बहुत गैप्स है इस गाइडलाइन में, मैं आज उस पर नहीं जा रही हूं, लेकिन रोहित वेमुला एक्ट की ड्राफ्ट्स भी हैं जो सरकार को दिए गए हैं, लेकिन कमजोर गाइडलाइंस को भी खेद की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर लिया और उसका फायदा उठाकर ये वाइस चांसलर मैडम इस प्रकार की शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला ग्राउंड है उनकी इस्तीफा मांगने की, वो उनकी कास्ट मॉन्स्टर के साथ मनुवादी दोस्ती का आधार है, जो प्रासंगिक है हमारी डिमांड की। लेकिन दूसरी की भी एक बात है, आपने जरूर पॉडकास्ट को सुना होगा। उस पॉडकास्ट में और क्या कहा उन्होंने, बहुत गर्व के साथ उन्होंने कहा, मैं बचपन से आरएसएस के साथ जुड़ी हूं, मैं स्कूल की समय से राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य रही हूं। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी और मोदी सरकार का समर्थक हूं। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने इस कैंपस के बारे में लेफ्ट के खिलाफ, ऐसा के यहां हमारे साथी होंगे, आपने सुना होगा, उन्होंने विशेष जिक्र कहा जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये तो नक्सलाइटों का अड्डा है जेएनयू, उन्होंने जवाब दिया, ऐसा तो अब बहुत मार्जिनलाइज हो गई। उन्होंने कहा एक पूरी स्ट्रैटेजी लेफ्ट के खिलाफ राइट विंग को कैसे इकट्ठा होना चाहिए, उन्होंने वो पूरी स्ट्रैटेजी बता दी कि 17 लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक हो गए, लेकिन एबीवीपी एक नहीं हो पाया। एबीवीपी सबको इकट्ठा नहीं कर पाया। ये वाइस चांसलर का ये काम है, ये वाइस चांसलर कह सकते हैं। सोचा नहीं जा सकता है कि आप खुलकर वाइस चांसलर का पोस्ट को आप बीजेपी और आरएसएस की प्रवक्ता के रूप में आप बोल रहे हो।
मेरे प्रिय साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। हालांकि वो फैसला इलेक्शन कमीशन का 2023 का फैसला है, लेकिन मैं आपको उस फैसले का मेन पॉइंट मैं आपको सुनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा, academic excellence cannot be a substitute for freedom from bias of political affiliation. मैं फिर पढ़ के सुना रही हूं। Academic excellence, अब इनका एक्सीलेंस है कि नहीं ये आप डिबेट कर सकते हो, उसमें मैं नहीं जा रही हूं। Academic excellence cannot be a substitute for freedom from bias of political affiliation. लेकिन उनके जो पॉडकास्ट में बायस की बात तो छोड़िए, उन्होंने खुलकर अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में सिर्फ कहा नहीं, लेकिन उसके आधार पर वो काम कर रही है एबीवीपी को इस कैंपस पर स्ट्रेंथन करने के लिए। ये उस पॉडकास्ट का दूसरा आधार है, जिसके लिए जो यूजीसी ने वाइस चांसलर्स के लिए हैंडबुक निकाला है, मैंने उसको देखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिटिकल अफिलिएशन के बारे में, सिलेक्शन कमेटी की पॉलिटिकल बायस के बारे में बहुत सारे जजमेंट्स दिए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटेड वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट को रद्द कर लिया। तो हमने पढ़ा था ये, और उस वाइस चांसलर्स की हैंडबुक में स्पष्ट लिखा है, द इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पावर। तो दूसरी बात यह है, अगर जेएनयू जैसी इंस्टीट्यूशन के हेड खुले रूप पर अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन को सिर्फ डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, तो निश्चित रूप पर ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और तीसरा सवाल इस पे ये उठता है, जब ये दोनों बातें हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? कास्टिज्म को बचाना? आप दुनिया भर में जाकर कास्ट के बारे में, आप दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच विभाजन की पॉलिटिक्स करते हैं, और यहां जेएनयू कैंपस में जो दलितों के खिलाफ, उनके ऊपर जो पीड़ा, जो शोषण, जो भेदभाव, जो हिंसा है, उसको आपका वाइस चांसलर नशा बोल रहा है, डिफेंड कर रहे हैं, और आप उस वाइस चांसलर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं, छात्रों के ऊपर दमन कर रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ये सवाल उठता है कि आप की अपने मनोवादी विचारधारा के कारण आप जेएनयू को एक कास्टिस्ट पैराडाइज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये जो एक बहुत बड़े मुद्दे बने हैं, ये सबके लिए प्रासंगिक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 1 महीने के लिए तमाम प्रोटेस्ट को रोका गया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, जामिया में भी, हर जगह जब स्टूडेंट्स न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, इस प्रकार की दमन की नीति होती है। तो हम लोग जितने भी यहाँ राजनीतिक दल इकट्ठे हुए, मैं अपनी पार्टी के बारे में स्पष्ट शब्दों में कह सकती हूँ कि हर जगह जेएनयू का सवाल केवल जेएनयू का सवाल नहीं है, ये हर हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का सवाल है
ये संविधान के आधार पर चलेगा या आरएसएस की शाखा बनाकर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बनेंगे, ये हमारे हर नागरिक के लिए एक मुद्दा है और वो मुद्दा जेएनयू ने उठाया है। हम आप सबको, जो जेएनयू की कम्युनिटी है, हम आप सबको बधाई देते हैं। इतनी हिम्मत के साथ आप खड़े हैं और हम आपके साथ रहेंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, आपकी मैसेज को हम फैलाएंगे, क्योंकि आपका ये मैसेज इक्विटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, जाति प्रथा के खिलाफ हिंदुस्तान का बचाव का रास्ता है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।